जय हिंद दोस्तों, मैं हूं AK सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपके अपने YouTube चैनल अंजना क्लासेस। दोस्तों, आज हमने सोचा कि एक ऐसे टॉपिक पे चर्चा किया जाए जो अक्सर अभी फ़िलहाल देख रहे होंगे कि देश में जो पूरा विश्व अभी एक कोरोना महामारी के दौर से गुजर रहा है, उसमें अभी जो ऑक्सीजन की कमी है। दोस्तों, पिछले वर्ष जब कोरोना का पहला फेज आया था, उस वक्त देख रहे थे कि जो क्या बोलते हैं हॉस्पिटल में वेंटिलेटर की कमी है, और इस बार एक नया इशू है, ऑक्सीजन की कमी है। तो आखिर ये मन में ऐसा सवाल आता होगा कि हमारे पर्यावरण में इतना सारा ऑक्सीजन है जो कि हमको फ्री में मिल जाता है, तो आखिर ये कौन सा ऑक्सीजन है, क्या है ये मेडिकल ऑक्सीजन जिसके कारण पूरा देश तबाह है और उस ऑक्सीजन को पूर्ति करने के लिए पूरा देश लगा हुआ है। तो हम समझेंगे कि हम लोग जो ऑक्सीजन ले रहे हैं और जो मेडिकल से जो ऑक्सीजन डायरेक्ट आपको दिया जाता है, क्या है अंतर, और वो क्या है एक सिलेंडर जो हॉस्पिटल में देखते होंगे जिसमें ऑक्सीजन भरा होता है, वो किन प्रक्रियाओं द्वारा बनता है, क्या है उसका दौर, कैसे कैसे बनता है। दोस्तों, एक मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए जिंदा रहने के लिए श्वास की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, हर किसी को होती है। हम भी जिंदा है ऑक्सीजन के बल पे। 1 मिनट के लिए आपका श्वसन खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा, सांस लेना आप छोड़ दीजिएगा, आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो 1 मिनट भी अगर ऐसा देरी होता है तो आप इस दुनिया में नहीं रहोगे। चाहे हर जो जीव जंतु है उसके लिए एक महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि वो सांस को क्या करे, लेगा, और सांस को छोड़ना। सिर्फ एक चोर के लिए घर में घुसना ही सही नहीं है। एक चोर जो होता है घर में घुसता है तो ये सोच के घुसता है कि हमको बाहर भी निकालना है। तो दोस्तों, जो सांस हम लोग लेते हैं तो एक मनुष्य के लिए ये जरूरी नहीं होता है कि सिर्फ हम सांस ले, ज़रूरत ये भी होता है कि जो सांस ले तो जो ज़रूरत चीज़ हमारे अंदर जाए और जो हानिकारक गैस है उसको क्या कर ले, बाहर निकाल दे। तो इसी प्रक्रिया को श्वसन तंत्र के अंतर्गत पढ़ना है। दोस्तों, हम लोग क्या समझते थे कि जैसा सांस लेते हैं तो सांस लेने का जो मुख्य अंग है ये नाक है। दोस्तों, नाक और मुंह एक सिर्फ रास्ता है। मुख्य श्वसन अंग जो होता है आपके शरीर में फेफड़ा होता है। पहले हम जान लेंगे कि ये फेफड़ा का एक स्ट्रक्चर है, आपको बना दिए हैं। जब नाक नासा छिद्र नासा कपाट के बाद जब मेरा फेफड़ा की तरफ बढ़ते हैं तो ये वाला रास्ता को बोलते हैं ट्रेकिया। देखिए दोस्तों, ये एक बायोलॉजी में अलग फेफड़ा के बारे में पढ़ना है। अभी आपको जो ये टॉपिक समझने के लिए, ऑक्सीजन के समझने के लिए फेफड़ा को ओवरऑल बताना जरूरी था। तो दोस्तों, ये जो हमारा आपको दिख रहा है ये होता है ट्रेकिया। ये क्या होता है? ट्रेकिया। ट्रेकिया जो होता है ये 2 भाग में बट जाता है, जिसको कहते हैं हम ब्रोंकस। क्या कहते हैं? ब्रोंकस। जब ये 2 भाग में जब हमारा ट्रेकिया बढ़ जाता है, जिसको ब्रोंकस कहते हैं, फिर वो पेड़ की शाखा की तरह, आपको आकृति भी पेड़ की टहनी की तरह दिख रहा होगा। पहले ये आया ट्रेकिया, ट्रेकिया के आगे ये 2 भाग में काला वाला दिख रहा होगा, ये हो गया ब्रोंकस। ये फिर ब्रोंकस अनेक भागों में बट जाता है, जिसको कहते हैं ब्रोंकियोल्स। क्या कहते हैं? ब्रोंकियोल्स। और ब्रोंकियोल्स का जो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है जिसको कहते हैं एलिवोली, यही जो फेफड़ा का है एक एकदम सूक्ष्मतम इकाई है। मेन जो फेफड़ा का काम है, फेफड़ा का मुख्य अंग कौन है? यही एलिवोली। यही एलिवोली क्या करता है कि जब हम वायुमंडल में जब हम लोग क्या करते हैं, सांस अंदर लेते हैं, तो देखिए वायुमंडल में तो बचपन से आप लोग पढ़ते आए होंगे कि सिर्फ वायुमंडल में, इस वातावरण में सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं है। ऑक्सीजन का मात्र प्रतिशत 21 है, सबसे ज़्यादा तो नाइट्रोजन है। तो क्या हम लोग सांस लेते हैं तो आपका नाक के आगे कोई मशीन लगा हुआ है, कहते हैं कि नहीं नाइट्रोजन तू बाहर रह जाओ और ऑक्सीजन तू अंदर आ जाओ? ये तो जब सांस आप लीजिएगा तो पूरे जितना भी गैस वायुमंडल में रहेगा उतना गैस को तो आप ले लीजिएगा। तो ये गैस जब वायुमंडल से हम लेते हैं तो यही जो अंग एलिवोली होता है ये क्या करता है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है, जरूरत की चीज को क्या कर लेता है, ऑब्जॉर्ब कर लेता है। और जो जरूरत आपको नहीं होती है जिस गैस की, उस गैस को फिर जब श्वास हम लोग छोड़ते हैं तो फिर फेफड़ा यानी फेफड़ा मुंह के द्वारा क्या होता है, श्वसन अंग के द्वारा फिर बाहर आ जाता है। तो ये मुख्य अंग क्या है? यही एलिवोली। एलिवोली के नीचे ये वाला जो आपको दिख रहा होगा एक मांसल संरचना होती है जिसको कहते हैं डायफ्राम। डायफ्राम
काम क्या होता है कि यही हमको फेफड़ा को नीचे से धक्का देता है। दोस्तों हम लोग श्वास लेते हैं तो ये तो शक्ति है, लेकिन सांस जब छोड़ते हैं तो फेफड़ा की इतनी शक्ति नहीं होती है कि खुद से ऊपर क्या करे, ऊपर सिकुड़ के आपको छोड़ दे। ये फेफड़ा को ऊपर धकेलने का काम यही डायफ्राम करती है। तो दोस्तों यहाँ पे ओवरऑल हम देख लिए कि ये फेफड़ा का बनावट है। यही एल्यूवेली क्या होता है कि हमको ये ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करता है और जो हानिकारक गैस होता है उसको क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड या जो भी चीज़ है उसको बाहर कर देता है। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग ब्रीदिंग किसको कहते हैं। ब्रीदिंग उसको कहते हैं, आप लोग सांस लेते हैं, हर आदमी क्या करता है, सांस लेता है और सांस छोड़ता है। यही सांस लेना और सांस छोड़ना, ये दोनों को कंबाइंड रूप से कहेंगे, उसको कहा जाता है ब्रीदिंग। क्या कहा जाता है, ब्रीदिंग। अब दोस्तों हम यहाँ बता दिए हैं कि जो चीज़ जितना वायुमंडल में रहेगा उतना ही चीज़ लेंगे ना। तो आप लोग बचपन से पढ़ते आए होंगे कि देखिए सांस जो लेते हैं ना उस क्रिया को कहते हैं इंस्पायरेशन। क्या कहते हैं, इंस्पायरेशन। सांस लेने की क्रिया इंस्पायरेशन कहलाती है। नाइट्रोजन 78% होता है तो 78% आप नाइट्रोजन ले लेते हैं। ऑक्सीजन 21% होता है, 21% आप ले लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है। इसके बाद और अन्य गैस होती है। मुख्य रूप से दिख रहा होगा कि 99% जो होता है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होता है। ये सब कुछ तो ले लेते हैं, लेकिन जब हम लोग छोड़ते हैं तो क्या क्या छोड़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, जितना नाइट्रोजन हम 78% लिए थे उतना ही, क्योंकि नाइट्रोजन की शरीर में ज़रूरत नहीं है तो ये नाइट्रोजन को क्या करता है, छोड़ देता है। और छोड़ देने की क्रिया को एक्सपायरेशन कहते हैं। दोस्तों देखिए, ऑक्सीजन हम लिए थे 21%, लेकिन शरीर के अंदर तो ऑक्सीजन की ज़रूरत है ना। आपके कोशिका के अंदर ऑक्सीजन की ज़रूरत है कि नहीं, तो ज़रूरत का आप 4% रख लेते हो, आप बाकी का 17% फिर क्या कर देते हो, बाहर कर देते हो। तो जब हम लोग सांस ले रहे थे तो 21% ऑक्सीजन लेते हैं, और जब छोड़ते हैं तो वो 17% छोड़ते हैं। लेकिन बात कार्बन डाइऑक्साइड की करें तो यहाँ 1% से भी कम हम क्या कर रहे थे, कार्बन डाइऑक्साइड लिए थे। लेकिन जब छोड़ने की बात आती है तो 4% कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ देते हैं। देखिए दोस्तों, तो कुल मिलाकर बात ये हुआ कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो ज़रूरत किसको है, सिर्फ ऑक्सीजन गैस का। एक मनुष्य 24 घंटा में 11,500 लीटर क्या करता है, हवा को अंदर ले जाता है, और उसका मात्र 20% ही ज़रूरत होता है ऑक्सीजन, जो आपके लिए उपयोगी होता है। यानी लगभग 550 लीटर ऑक्सीजन ही आपके अंदर ज़रूरत होता है। तो ये प्रक्रिया ऑक्सीजन को छांटना और हानिकारक चीज़ को बाहर निकालना, ये क्रिया तो आपके अंदर फेफड़ा कर रहा होता है। लेकिन क्या हो जाएगा जब कोरोना अगर संक्रमित करता है, तो आपको पता होगा कि कोरोना का संक्रमण जब होता है तो यही फेफड़ा को अटैक करता है। ये जो एलिवेली होता है इसी पे जाके अपना वायरस जो होता है, कोरोना वायरस, अपना अटैक कर देता है, और ये फेफड़ा जो होता है यही फेफड़ा काम करना बंद कर दिया। दोस्तों आप बताइए कि जब आपका फेफड़ा ही काम करना बंद कर दिया तो आप कितना मिनट तक, जब फेफड़ा ही काम नहीं करेगा तो आप श्वास लेंगे तो आप काम कीजिएगा, छंटनी वाला काम कीजिएगा कि ऑक्सीजन को अंदर रखे, या जो नहीं है ऑक्सीजन, जो दूसरा गैस है उसको बाहर निकाले, ये तो आपका काम नहीं करेगा। तो जब कोरोना संक्रमित होता है तो आपका ये जो फेफड़ा ही होता है बिल्कुल संकीर्ण हो जाता है, यही काम करना बंद कर देता है। और आदमी को जिंदा रहना है, तो जिंदा रहना है तो मन से एक सवाल, एक क्वेश्चन आप हटा दीजिए कि सर जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन लेंगे तो आदमी ठीक हो जाएगा। दोस्तों ऑक्सीजन लेंगे तो आदमी ठीक नहीं होगा। अरे भैया, जब तक मान के चलिए उसका इलाज चलते रहेगा, हमको फेफड़ा को सही करना है, लेकिन 1 मिनट भी ऑक्सीजन यानी सांस की आपूर्ति रुक गई तो आदमी जिंदा रहेगा नहीं। इसीलिए डॉक्टर साहब उसको अलग से क्या करते हैं, ऑक्सीजन को देते हैं। अब यही पॉइंट समझना है, एक तो वायुमंडल में से आप ऑक्सीजन ले रहे थे, और एक आपको डॉक्टर साहब ने हॉस्पिटल से आपको गैस के द्वारा, जो आपको वेंटिलेटर पर देखे होंगे पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, ऐसे करके लगा दिया जाता है, जो ऑक्सीजन आपको देता है। वो जो ऑक्सीजन होता है स्पेशली उस
उसमें से शुद्ध ऑक्सीजन को ही आपको दिया जाता है। तो शुद्ध ऑक्सीजन जो आपको दिया जाता है, तो वही ऑक्सीजन जो होता है इंडस्ट्रीज में कैसे बनता है और वो किन किन प्रक्रियाओं द्वारा गैस तक भरी, एक सिलेंडर गैस में भरी जाती है, हम उसको यहाँ समझेंगे। तो ओवरऑल आप यहाँ समझ गए होंगे कि फेफड़ा कैसे वर्क करता है और सांस लेने में फेफड़ा का क्या योगदान होता है। ये दोस्तों समझिए कि एक गुब्बारा है। गुब्बारा को जब आप हवा भरते हैं तो गुब्बारा क्या होता है, फैल जाता है। यही सोचिए कि जब आप श्वास लेते हैं तो आपका फेफड़ा पूरा फूल जाता है, लेकिन जैसे ही आप श्वास छोड़ते हैं तो देखिए गुब्बारा में से हवा निकलता है तो गुब्बारा पचकता है। तो यही हाल है कि ये जो हमारा फेफड़ा है वो क्या हो जाता है, ये दोस्तों। अब हम देखते हैं कि ये ऑक्सीजन जो मेडिसिन में यानी कि आपको हॉस्पिटल में जो गैस में भर के दिया जाता है वो किन प्रक्रियाओं द्वारा बनता है। दोस्तों आपको 3 प्रक्रिया ध्यान देना है। सबसे पहले जो गैस बनाने वाली यानी ऑक्सीजन गैस की आपूर्ति करने वाली कंपनी होती है वो कंपनी, दूसरा काम होता है कंपनी के बाद आपको डीलर के पास जाता है और फिर डीलर जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है उसके बाद या तो हॉस्पिटल और जहां आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है उस जगह पे। सबसे पहला काम क्या होता है कि जो कंपनी में जो बड़े बड़े कंपनी होती है जहां ऑक्सीजन की क्या होती है आपूर्ति यानी ऑक्सीजन को बनाया जाता है। देखिए ऑक्सीजन बनता कैसे है। ऑक्सीजन को जैसे आपको उदाहरण समझना है कि जैसे घी आपको गलाना होता है, घी गलाना होता है तो उसको एक फिक्स टेम्परेचर देख के देने के बाद क्या होता है, कुछ समय बाद आपका क्या होगा कि जो लिक्विड वाला पार्ट होता है उड़ जाता है, जो उसका क्रीम होता है वो नीचे बच जाता है, घी बनता है। फिर दूसरा माने जितना भी अशुद्धियाँ होता है, आप पढ़े होंगे केमिस्ट्री में कि अशुद्धि को अलग अलग करने की विधि है। नमक बनाते हैं तो नमक को फिक्स टेम्परेचर पर उसको भाप आसवन विधि द्वारा उसको क्या किया जाता है, गलाया जाता है और बाद में वो क्या बनता है, नमक। यानी बहुत सारा ऐसा मिश्रण होता है जिसको अनेक प्रक्रियाओं द्वारा, विभिन्न प्रक्रिया द्वारा अलग करके छांटा जाता है। वही प्रक्रिया, क्योंकि ये वातावरण में तो जो हमारा गैस है उसमें हर तरह का गैस है और जरूरत आपको क्या है, ऑक्सीजन गैस का। अब देखिए ऑक्सीजन गैस की आपूर्ति कैसे होती है। ऑक्सीजन को कोई भी, जैसे आप सिलेंडर में देख रहे होंगे तो सिलेंडर जो गैस होता है, गैस में वो द्रव अवस्था में होता है। यानी गैस को जब द्रव अवस्था में बनाने के लिए 2 चीज की जरूरत होता है। एक तो आप उसके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव दे दो और दूसरा काम होता है कि तापमान जो होता है बहुत ही कम रखना होता है, यानी हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। यानी गैस को द्रव में बदलने के लिए आपको प्रेशर बहुत ज़्यादा होना चाहिए और जो टेम्परेचर होता है बहुत ही कम होना चाहिए। यही प्रक्रिया जो फैक्ट्री में होती है जहाँ ये ऑक्सीजन गैस बनती है, वहाँ क्या किया जाता है कि गैस को बॉयलिंग किया जाता है। कहने का अर्थ है कि उसको गलाया जाता है लिक्विड फॉर्म में। और जो मशीन होता है, ये दोस्तों एनिमेशन में आपको हम दिखा देंगे, चाहे आप देख सकते हैं कि जो उसका अलग अलग जो मशीनें होती है, मशीन में क्या किया जाता है कि गैस को डाला जाता है। गैस को डालने के बाद, क्योंकि उसमें बहुत सारा गैस है, आपको गैस का नाम दिख रहा होगा कि पर्यावरण में तो अनेक सारा गैस है, जैसे जेनॉन है, क्रिप्टन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, नाइट्रोजन है, नियोन है, हीलियम है, बहुत सारा गैस है। ज़रूरत आपको ऑक्सीजन की है। तो जब मशीन में यानी मशीन के द्वारा जिससे आपको ऑक्सीजन को छांटना है, शुद्ध ऑक्सीजन को, तो उसको खूब क्या किया जाता है, डिस्टिलेशन यानी आसवन विधि। इस विधि को कहा जाता है आसवन विधि। आसवन विधि में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा इसको दबाया जाता है, कंप्रेस किया जाता है और टेम्परेचर बहुत ही कम रखा जाता है। देखिए तापमान कितना रखना चाहिए, कम। और ये जो आपको तापमान दिख रहा है कि सब गैस का इतना फिक्स तापमान है कि इतना डिग्री सेल्सियस पर इसको बॉयलिंग करेंगे ना, गलाएंगे ना, तो ये लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा। दोस्तों आप यहाँ ध्यान दे रहे होंगे, जेनॉन जो है अगर -108 डिग्री सेल्सियस अगर आप तापमान देंगे तो ये बन जाएगा द्रव अवस्था में, पानी वाला अवस्था में आ जाएगा। क्रिप्टन होता है -153। यानी आपको क्या किया जाता है, मशीन को बॉयलिंग किया जाता है मशीन में। जैसे ही 108 डिग्री टेम्परेचर होता है, जेनॉन वाला जो अलग पार्ट में चला जाता है। क्रिप्टन होता है 153 तक पहुंचेगा तो क्रिप्टन का अलग बॉक्स बना हुआ है उसमें चला जाता है। अब हमको जो बच गया -183, यानी आपको माइनस में 183, यानी कितना, सोचिए कि आपको कंपनी में कितना उसको ठंडा किया जाता होगा। -0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ जम जाता है, उससे 183 डिग्री सेल्सियस और कम तापमान पे ऑक्सीजन
ऑक्सीजन जो होता है ये द्रव अवस्था में बदल जाता है। बस यही काम है। ये काम बहुत ही ईजी है, इसमें मेहनत नहीं लगता है, क्योंकि इसको मशीन के द्वारा डिस्टिलेशन प्रक्रिया द्वारा दबा के टेम्परेचर कम रख के -183 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा के ऑक्सीजन को क्या कर लिया जाता है, अलग छांट लिया जाता है। अब यही आपको ध्यान रखना है, ये जो ऑक्सीजन है ये किस अवस्था में रहता है, द्रव अवस्था में। बस कंपनी का काम यहाँ पे खत्म। कंपनी का बस यही काम है, जो अशुद्ध जितने भी हवा थी उस हवा से ऑक्सीजन को क्या कर लेना, अलग कर लेना, और ऑक्सीजन को किस रूप में बदल देना, द्रव। अब ऑक्सीजन द्रव रूप में बदल गया। अब मेन जो जरूरत है यही डीलर तक पहुंचाना। दोस्तों ऑक्सीजन बनाना कठिन नहीं है, कठिन है इसको डीलर तक पहुंचाना। ये जो डीलर बीच में जो बड़े बड़े व्यापार होते हैं, जो अपना ऑक्सीजन का जो कंपनी बैठाए हुए रहते हैं, वो क्या किया जाता है, कंपनी के द्वारा डीलर तक पहुंचाने के लिए एक टैंकर की ज़रूरत होती है, जो आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। वो ट्रक पे एक, जैसे कि पानी का टैंक होता है, तेल का टैंक होता है, वैसे ही ऑक्सीजन का क्या होता है, टैंकर होता है। उस टैंकर को कहते हैं क्रायोजेनिक टैंकर। क्या कहा जाता है, क्रायोजेनिक टैंकर। दोस्तों वो कोई टैंकर ये आम आप दिख रहा होगा सामने से, ये दूसरा पानी उनी ढोने वाला टैंकर नहीं है। उस टैंकर की खूबी ये है कि वो -183 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को वो कायम रखेगा, बना के रखेगा, इसलिए उस टैंकर को कहा जाता है क्रायोजेनिक टैंकर। ये जो क्रायोजेनिक टैंकर है, इस टैंकर के द्वारा डीलर के पास पहुंचा दिया जाता है। डीलर क्या करता है, उसको फिर अपना एक बड़ा गोदाम जैसा रहता है टैंकर ही, उसको फिर वो द्रव अवस्था में क्या, देखिए ये द्रव अवस्था में था, डीलर के पास भी पहुंचा, ये भी क्या किया, द्रव अवस्था में ही अपना टैंक में रख दिया। उसके बाद उसको डिमांड के अनुसार कि उसको हॉस्पिटल में भेजना है कि और कहीं जहां जरूरत मार्केट में है वहां भेजना है, जरूरत के हिसाब से वो जो आपके सामने दिख रहा होगा सिलेंडर गैस, छोटा वाला और बड़ा बड़ा, उसको क्या किया जाता है, वेपोराइज्ड करके ये द्रव से उसको गैस में बदल दिया जाता है। तो समझना है, जब कंपनी में बना था ऑक्सीजन तो वो द्रव अवस्था में था, डीलर के पास पहुंचा तो वो भी द्रव अवस्था में रहता है, लेकिन डीलर क्या करता है, उसको ऑक्सीजन यानी जो गैस सिलेंडर होता है जो आप दिखते होंगे हॉस्पिटल में, उसको क्या किया जाता है, वेपोराइज्ड करके उसको गैस अवस्था में बदल दिया जाता है। तो गैस फिर पुनः किस अवस्था में चला गया, ऑक्सीजन गैस अवस्था में। अब वही गैस को क्या किया जाता है, रोगी को जब जरूरत के हिसाब से दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो छोटा टैंकर होता है, एक रोगी को 2 से 4 घंटा तक जीवित रख सकता है, और एक जो बड़ा वाला टैंकर जो दिख रहा है वो 1 दिन तक यानी 24 घंटा तक एक रोगी को ऑक्सीजन की पूर्ति करते रहता है। तो ये था दोस्तों हमारा ऑक्सीजन बनने का प्रोसेस। ऑक्सीजन बनने के प्रोसेस में आप क्या समझे कि सबसे पहले कंपनियां जो है गला के यानी कि ठंडा करके द्रव अवस्था में बदलती है। द्रव अवस्था के बाद डीलर के पास इसको द्रव रूप में ही भेजा जाता है, और डीलर जरूरत के हिसाब से हॉस्पिटल में उसको गैस रूप में भेजती है दोस्तों, सिलेंडर में भर के। अब समस्या कहाँ है, यहाँ और यहाँ समस्या नहीं है, कंपनी वाले को कोई समस्या नहीं, वो जितना होगा उतना गैस की आपूर्ति करते रहेगा। जरूरत है इसको भेजने में, क्योंकि हमारे पास देश में मात्र 1200 से 1500 टैंकर है वर्तमान में, 1200 से 1500 टैंकर। ये जरूरत थी, इतने में काम चल जाता था, लेकिन कोरोना महामारी के दौर में इसकी डिमांड, इतना रोगी मर रहा है कि इसका डिमांड जो है 3 से 5 गुना बढ़ गया है। तो मेन तो था आम आप टैंकर में तो ले नहीं जा सकते हैं, आपको ले जाने के लिए क्या चाहिए, क्रायोजेनिक टैंकर, जो टेम्परेचर को -183 डिग्री सेल्सियस क्या रखे, कंप्लीट रखे, एकदम बैलेंस करके रखे। तो जरूरत हो गया है इसको 3 गुना अभी क्रायोजेनिक टैंकर को। देश की जितने भी उद्योगपति हैं तो उनसे ये कोशिश में लगे हुए हैं कि ये मेन है जो है ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं बढ़ाना, मेन जो है इसको ले जाने वाला जो वाहन होता है, टैंकर होता है, उस टैंकर की संख्या में वृद्धि करने का। अभी जो पीयूष गोयल जो केंद्रीय मंत्री है, उनका कहना था
कि कोरोना से पहले 10,000 से 12,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, इतना में काम हो जाता था। दोस्तों 1 मीट्रिक टन में होता है 1,000 लीटर। 1 मीट्रिक टन में क्या होता है 1,000 लीटर, यानी 1,000 से 12,000 तक मीट्रिक टन की ज़रूरत थी। लेकिन अभी जो कोरोना महामारी के दौर में ये ज़रूरत जो है लगभग 48 यानी 1,000 से 1,200 तक था, अभी 4,800 मीट्रिक टन हो गया है। अब देखिए दोस्तों, ऑक्सीजन की पूर्ति यानी ऑक्सीजन का उपयोग कहाँ कहाँ हो जाता है। ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा अभी जो प्रयोग जो है मेडिकल क्षेत्र में, हॉस्पिटल में तो ज़्यादा अभी ज़रूरत पड़ गई है। आपको जान के ताजुब होगा कि देश में जो ऑक्सीजन बनती है उसका लगभग 85% कंपनी में, इंडस्ट्री में, जहाँ फैक्ट्री में लग जाता है, और ज़रूरत के हिसाब से 15% में ही और चीज़ों में दिया जाता है। लेकिन 85% जो देश में उत्पादन होता है उसका उपयोग कौन कर लेता है, फैक्ट्री। तो अभी ज़रूरत है फैक्ट्री में इसकी पूर्ति को क्या किया जाए, कम किया जाए। अभी ज़रूरत है रोगियों की जान बचाने में। दोस्तों मेडिकल क्षेत्र में बिल्डिंग जो देखते होंगे, गैस बिल्डिंग, चाहे जो भी बिल्डिंग देखते होंगे, बिल्डिंग करने में भी ऑक्सीजन गैस की प्रयोग किया जाता है। स्टील एंड आयरन उद्योग जो होता है, लौह उद्योग में भी इसका ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। स्पिरिट यानी अल्कोहल बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और ग्लास जो इंडस्ट्री यानी ग्लास उद्योग में भी ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। तो अभी मेन रूप से मानना है कि इस मेडिकल क्षेत्र में जो ऑक्सीजन की पूर्ति ज़्यादा है। देखिए इसको जो है भारत सरकार ने अति आवश्यक दवा सूची में शामिल किया है। अति आवश्यक दवा सूची का अर्थ ये होता है, अगर इस सूची में जिसको शामिल कर लिया जाता है उसका रेट जो है आप अपने मन से तय नहीं करेंगे, इसका रेट जो है सरकार तय करती है। और दोस्तों अंत में आपको ये बात बताना है कि ग्रामीण क्षेत्र के जो भी लोग हैं उनको इस कोरोना महामारी में सावधान रहने की जरूरत है। क्या है कि देखिए ऑक्सीजन, अभी जो देख रहे होंगे देश में ऑक्सीजन की कमी है। क्या होगा अगर आपको हम ऑक्सीजन ये लिक्विड फॉर्म में आपको दे भी देंगे, तो क्या गांव में अभी भी कोई ऐसा डीलर है जो एक ऐसा क्या बोलते हैं स्टोर करके रख सकता है? कहीं भी आप अपने गांव में नहीं देखे होंगे। ये शहरी क्षेत्र में देखे होंगे कि वो एक टैंकर के रूप में रख सकती है, जिसको प्रयोग के आधार पर जहां भेज सकती है हॉस्पिटल में। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में तो कोई ऐसा उद्योग नहीं है जहां ऑक्सीजन को रखा जाए। अगर ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना का दौर बढ़ जाता है तो आपको ऑक्सीजन की पूर्ति रहने के बावजूद भी आपकी जान नहीं बच सकती है, क्योंकि कोई वहां डीलर ऐसा उपयोग में नहीं है, प्रयोग में नहीं है, जो ऑक्सीजन को द्रव अवस्था में एकत्रित करके रख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये जो पॉइंट आप लोग को समझ में आया होगा, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, ताकि जो कंफ्यूजन में रहते हैं कि ये मेडिकल ऑक्सीजन क्या है, उनको भी ये जानकारी मिलती रहेंगे। धन्यवाद।